हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सी प्रमोद प्रतिपाठी एंड यू आर वाचिंग सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासेस। लास्ट लेक्चर तक हमने देखा क्या था? लास्ट लेक्चर में हमने लेसर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डीप डाइव किया था। तो लेसर की बुक्स ऑफ अकाउंट जब देख रहे थे तो हमने डिटरमाइन किया कि लेसर जो है अपना असेट को क्या करेगा, या तो फाइनेंस लीज क्लासीफाई करेगा या तो फिर ये ऑपरेटिंग लीज क्लासीफाई करेगा। तो हमने स्टार्ट किया था फाइनेंस लीज के साथ। तो फाइनेंस लीज में हमने देखा था कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर्स है दैट वुड बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस लीज, मतलब ऐसा क्या क्या इंडिकेटर्स है जो अपने को बताएगा कि ये फाइनेंस लीज है करके। तो ये सारे इंडिकेटर्स हमने देखा था, राइट? ये सारे इंडिकेटर्स देखा था और उस इंडिकेटर्स के बेसिस में हमने डिटरमाइन किया था कि जो भी असेट है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनेंस लीज। ओके, यस सर। देन उसके बाद आ जाएगा मेरा फाइनेंस लीज का रिकग्निशन। तो फाइनेंस लीज का रिकग्निशन हमने देखा था जहां पे अपना जो लेसर है, लेसर विल डी रिकग्नाइज द एसेट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली द ओनरशिप इज ट्रांसफर्स टू द लेसी, राइट? ट्रांसफर टू द लेसी। अब लेसी के पास जब ओनरशिप जाएगा तो अपना लेसर जो है वो लीज रिसीवेबल को रिकग्नाइज करेगा। तो लीज रिसीवेबल को रिकग्नाइज करेगा और यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट को डी रिकग्नाइज करेगा एट द कैरिंग अमाउंट। तो यहाँ पे लीज रिसीवेबल को रिकग्नाइज करेगा एट द नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है सर? नेट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पीवी, यानी क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को आज के डेट में डिस्काउंट किया एट द आईआरआर। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट जो मुझे पेमेंट्स मिलेगा फ्रॉम दी लेसी, लेसी से जो मुझे लीज पेमेंट्स मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू रहेगा, प्लस जो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो भी रहेगा, उन सबको मिला दूंगा तो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनेगा। और ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो उसको मैं लीज रिसीवेबल में रिकग्नाइज कर लूंगा, उसके साथ साथ में मेरा कैरिंग अमाउंट में डी रिकग्नाइज करूंगा, सिर्फ कुछ जो भी डिफरेंस आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। एकदम सिंपल, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इफ यू विल सी फर्दर, तो हमने सब्सिक्वेंट रिकग्निशन देखा था विच इज नथिंग बट हम क्या करेंगे, जो लीज रिसीवेबल से दैट इज फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अक्रू करेंगे और उसका पेमेंट रिसीव करेंगे और जो इंटरेस्ट मिला है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। उसका ही हमने एंट्रीज देखा था, राइट? तो दिस इज नथिंग बट माय फाइनेंस लीज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास क्या है? आगे है मेरे पास, अगर लेसर जो है मेरे पास मैन्युफैक्चरर है या डीलर है तो उसका अकाउंटिंग कैसा करना है वो देखना है मुझे। ठीक है, तो आज इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब तक हमने क्या किया सर? फिर अपने हमने किया एक कॉमन कोई भी लेसर है विच इज, जिसका मेन बिजनेस ये नहीं है कि वो वही असेट को सेल कर रहा है, वही असेट को लीज में दे रहा है। समझो, मेरे पास दो फैक्ट्री है। ठीक है, मेरे पास दो फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री मैं यूज कर रहा हूँ, दूसरा फैक्ट्री क्या है? एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस लिया मैंने। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस लिया है तो उसको मैंने लीज में दे दिया। समझ रहे हो? उसको मैंने लीज में दे दिया, दैट वाज माय इन्वेस्टमेंट पर्पस, और उसको लीज में दिया तो मेरा लीज का अकाउंटिंग आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है? when the lessor is manufacturer और डीलर, इसमें दूसरा केस है। कैसा? आ जाओ बताता हूँ। समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे पीपी लिमिटेड है एंड पीपी लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट डीलर। ही इज अ रियल एस्टेट डीलर। अब रियल एस्टेट डीलर होगा तो उस केस में इसके पास तीन चार इन्वेंट्रीज होंगे। इसका इन्वेंट्रीज क्या होगा बताओ? एक तो फ्लैट होगा या फिर उसका कमर्शियल्स होगा, राइट? फिर उसके बाद इसका मे बी क्या बोल सकते हैं, पेंट हाउसेस हो सकते हैं, तो पेंट हाउसेस हो सकते हैं इसका। देन उसके बाद इसके पास क्या पता, लैंड भी हो सकता है। तो ये एक जनरल क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट कंपनी, राइट? अब जब रियल एस्टेट कंपनी होगा तो उस केस में क्या होगा, ये उसका असेट्स को बेचना चाहेगा, राइट? ही वांट्स टू सेल दी असेट्स। बट जब असेट्स को सेल करना है, ये असेट का जो प्राइस है वो बहुत हाई हो सकता है, तुरंत एक ही लमसम में पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? वी कैन पे इट इन द ईएमआई बेसिस, राइट? बट ईएमआई में जब लेते हैं ना, तो ईएमआई में क्या होता है, हम पे करते हैं जो पैसे, वो पे करते हैं बैंक को, बरोबर? दैट इज नथिंग बट हायर परचेज अकाउंटिंग बोल सकते हैं उसको। उसको हायर परचेज अकाउंटिंग बोल सकते हैं। जहां पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड को क्या मिलेगा? पूरा पैसा मिल जाएगा। किससे? बैंक से। बैंक क्या करेगा? बैंक को पेमेंट मिलेगा फ्रॉम द कस्टमर। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है। यहाँ पे समझो कस्टमर है और कस्टमर को क्या करना है, इसको बाय करना है। he wants to buy a flat, कस्टमर wants to buy a flat। तो यहाँ पे एक तो हायर परचेज सिस्टम हो गया जहाँ पे बैंक जो है वो पेमेंट दे देता है और बैंक हमको, कस्टमर जो है ना बैंक को पेमेंट करता है, राइट? यानी क्या समझा, क्या बोला? ये बैंक है समझो, और ये बैंक से इसको पेमेंट मिल जाता है पूरा, और कस्टमर बैंक को पेमेंट दे देता है। तो उस केस में ये जो असेट है ये बैंक के नाम में होता है। दिस इज नथिंग बट ईएमआई सिस्टम। बट एक और ये होता है कहाँ पे? जहाँ पे ये जो रियल एस्टेट कंपनी है, ये रियल एस्टेट कंपनी क्या करता है, ये लीज ऑप्शन दे देता है। किसको? कस्टमर को। कस्टमर को
ये क्या देगा, ये दे देगा लीज का ऑप्शन। अब लीज के ऑप्शन होता क्या है, लीज के ऑप्शन में कस्टमर क्या करेगा, ईयर ऑन ईयर उसको कुछ पेमेंट करेगा या मंथ ऑन मंथ कुछ पेमेंट करेगा, किसको, रियल एस्टेट कंपनी को, दैट इज पीपी लिमिटेड। और ये जब पे करेगा, समझो 10 साल के लिए पे कर लेगा, 10 साल पे करने के बाद लास्ट में उसको एक परचेज ऑप्शन दिया जाएगा कि एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दो, और स्पेसिफिक अमाउंट के बाद देने के बाद तुम तुम्हारे नाम पे एसेट ट्रांसफर कर ले सकते हो। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पेमेंट्स इज डायरेक्टली फ्लोइंग टू दी पीपी लिमिटेड, दैट इज रियल एस्टेट कंपनी। तो यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी इज नथिंग बट अ मैन्युफैक्चरर या तो डीलर, राइट, मैन्युफैक्चरर जो वही घर बनाता है ना, या फिर डीलर भी बोल सकता है, राइट। तो ये जब डीलर बनेगा या मैन्युफैक्चरर बनेगा, इसका मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस है ये जो फ्लैट है, ये पेंट हाउस है, ये लैंड है बेचना, इसका मेन बिजनेस यही है ना, मानते हो, यस सर। इसका मेन बिजनेस जब ये है और ये यही लीज के ऑप्शन दे रहा है, तो उस केस में क्या तुम्हें ये नहीं समझ रहा है कि यहाँ पे लीज भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं ना। यहाँ पे लीज भी हो रहा है, लीज में भी दे रहा है, और यहाँ पे लास्ट में परचेज ऑप्शन दे रहा है, इन द सेंस सेल भी हो रहा है उसका, राइट। अल्टीमेटली पीपी लिमिटेड इज अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग ऑफ द एसेट, वो क्या कर रहा है, रेवेन्यू अर्न कर रहा है, बराबर। तो उस केस में जो उसको लीज पेमेंट्स मिलेगा उसका क्या पर करेगा, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई डाउट है नहीं सर। तो यहाँ पे सिंपली मैं बोलूं तो रियल एस्टेट कंपनी इज गिविंग लीज, रियल एस्टेट कंपनी जो है वो इज अ डीलर और अ मैन्युफैक्चरर, it is giving the asset on the lease and also a purchase option to the lessee to purchase the asset at the end of the term। purchase option हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये जो है ना, जो डीलर है, डीलर इज सिंपली डूइंग अ ट्रांजेक्शन इन द लीज फॉर्म। तो उस केस में क्या करेगा, ये बहुत सारी चीजें रिकग्नाइज करेगा। सबसे पहले ये रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा। अब जब रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा, रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करेगा सर, सिंपली तुम बोलोगे रेवेन्यू वुड बी रिकग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू, based on the fair value of the asset, और या फिर पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, whichever is lower। समझा मैंने क्या बोला। तो ये क्या करेगा, रेवेन्यू भी रिकग्नाइज करेगा, क्यों, क्योंकि इसका तो रेवेन्यू है, अल्टीमेटली इसका इन्वेंट्री बिक रहा है, इट मे बी इन द लीज फॉर्म बट उसका इन्वेंट्री बिक रहा है, तो फिर रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा। तो रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करेगा, ये रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स व्हिचएवर इज लोअर। नॉर्मली इफ यू विल सी द हिस्ट्री इज दैट पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स इज नॉर्मली द लोअर वैल्यू, और इसी की बेसिस में हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है, ओके सर। सेकेंड चीज, ये रेवेन्यू जब रिकग्नाइज करेगा, इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगा, यानी क्या, उसका इन्वेंट्री का कॉस्ट भी होगा ना, तो कॉस्ट को भी रिकग्नाइज करेगा। तो कॉस्ट को कैसे रिकग्नाइज करेगा, कॉस्ट को ये क्या करेगा, जो भी कैरिंग अमाउंट है मेरे पास कैरिंग अमाउंट होगा ना असेट का, वो कैरिंग अमाउंट माइनस पीवी ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। क्यों सर, ऐसे क्यों कर रहे हैं, पीवी ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। देखो लीज में क्या होता है, लीज में एक ऐसा डिटरमाइन करते हैं कि हमें कुछ रेसिडुअल वैल्यू मिलेगा, दैट इज सैल्वेज वैल्यू। अब जब सैल्वेज वैल्यू मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा ना, राइट, इन फ्यूचर मिलेगा, बट असेट जो है वो आज ही ट्रांसफर हो रहा है, समझ रहे हो, असेट जो है वो आज ही ट्रांसफर हो रहा है, बट इन फ्यूचर कुछ तो मतलब अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू रहेगा, अनगारंटेड इन द सेंस एक रेसिडुअल वैल्यू रहेगा, उसमें से एक पोर्शन होगा गारंटेड, एक पोर्शन होगा अनगारंटेड। जो पोर्शन गारंटेड है वो मेरा लीज पेमेंट्स में इंक्लूड करेंगे, अनगारंटेड वाला लीज के पेमेंट्स में, इन द सेंस लेसी जो पेमेंट करता है उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेमेंट हम कंप्यूट करेंगे उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का वैल्यू लेस करने के बाद हम क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट माय सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। मेरा कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट से इन फ्यूचर से मुझे जो भी मिलने वाला है उसको लेस कर दो, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, उसको मिल जाएगा मेरा सीओजीएस, राइट। तो इन दोनों का जो प्रॉफिट रहेगा ना, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस बोल सकता हूं मैं, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट माय प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन माय रेवेन्यू, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन माय रेवेन्यू एंड सीओजीएस, ये मेरा क्या रहेगा, सेलिंग प्रॉफिट, एंड दिस सेलिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू पीएनएल। ये सेलिंग प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे इनटू द पीएनएल, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है और डीलर है, या फिर मैन्युफैक्चरर हो सकता है, डीलर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी आएगा और वो बोलेगा मेरा एसेट बेचना है, बट दैट टू ऑन द लीज बेसिस। क्यों, क्योंकि लीज में मोर कंफर्टेबल हो सकता है, कस्टमर से पेमेंट मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, इन फ्यूचर पेमेंट मतलब एक फाइनल अमाउंट भी मिलेगा, ठीक है, और मेरा एसेट भी बिक जाएगा, राइट। तो उस केस में
ये क्या करेगा, रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेगा। रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करेगा, रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट या पीवी ऑफ लोअर जो भी लीज लायबिलिटी है व्हिचएवर इज लोअर, वो क्या करेगा, रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेगा। तो मैंने एक और शॉर्टकट बोला था, तो पीवी ऑफ लीज लायबिलिटी नॉर्मली लेस होता है तो फिर उसी को रिकग्नाइज कर लो रेवेन्यू। सेकंड सीओजीएस रिकग्नाइज करेगा, तो रिकग्नाइज करेगा सीओजीएस कैसे रिकग्नाइज करेगा सर, जो भी मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है माइनस अनगारंटेड वैल्यू ऑफ एसेट जो भी है उसका पीवी निकालो, उसको लेस कर दो फ्रॉम माय कैरिंग अमाउंट, तो मेरा यहाँ पे सीओजीएस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है सर, यहाँ पे इंड AS 116 ने दिया है अपने को, वही है फॉर्मूला कि ऐसा तुम सीओजीएस कंप्यूट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अपने पास नॉर्मली सीओजीएस का वैल्यू पूरा डिटेल में नहीं दिया होता है, तो फिर ये एक तरीका है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सीओजीएस। फिर उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सेलिंग प्रॉफिट। ओके सर, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इस एक और चीज से हम रिकग्नाइज करेगा, क्या रिकग्नाइज करेगा, एक और चीज क्या रिकग्नाइज करेगा बताओ, यहाँ पे ये लीज रिसीवेबल भी तो रिकग्नाइज करेगा ना, लीज रिसीवेबल्स, जहाँ पे ये क्या करेगा, देखो इन फ्यूचर इसको लीज पेमेंट्स मिलने वाला है, राइट। जब इन फ्यूचर इसको लीज पेमेंट्स मिलेंगे तो फिर इसको रिकग्नाइज करना होगा लीज पेमेंट्स, राइट। तो फिर लीज रिसीवेबल भी रिकग्नाइज करेगा, एंड लीज रिसीवेबल को नॉर्मली ही डज ऑन द फेयर वैल्यू, मैन्युफैक्चरर फेयर वैल्यू के बेसिस में लीज रिसीवेबल्स रिकग्नाइज करके रखता है। एंड थर्ड मेरा जो है ना असेट सोल्ड, असेट सोल्ड को हम क्या करेंगे, एट द कैरिंग अमाउंट हम रिकग्नाइज कर लेंगे, क्या करेंगे, एट कैरिंग अमाउंट रिकग्नाइज करेंगे, रिकग्नाइज इन द सेंस डी रिकग्नाइज करेंगे, बेच रहे हैं ना, ठीक है। तो दिस वुड बी दी ओवरऑल ट्रांजेक्शन, और जहां जहां पे यहाँ पे वैल्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, वैल्यूज ही है, कौन से वैल्यू में करना चाहिए। तो जर्नल एंट्री अगर देखोगे ना, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, मेरा लीज रिसीवेबल्स मिल रहे हैं, मुझे क्या मिल रहा है, लीज रिसीवेबल्स, ठीक है। मेरा असेट जा रहा है, मानते हो असेट जा रहा है, ये असेट कैरिंग अमाउंट पे जाएगा और ये फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये रेवेन्यू भी रिकग्नाइज करेगा, रेवेन्यू कितने में रिकग्नाइज करेगा, रेवेन्यू वुड बी पीवी ऑफ लीज पेमेंट समझ लो, राइट। और मेरा सीओजीएस होगा, जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो सीओजीएस भी ले लो, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, तुम्हारा जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन दिस बेसिस। और प्रॉफिट सर, प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो सेपरेट एंट्री में, ठीक है, एकदम सिंपल। यस सर, ओके चलो जी, यस सर। तो सिंपली अगर मैं बताऊं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है हाँ और डीलर है, उसके लिए हमारा जो है ना चेंज हो रहा है, क्या अकाउंटिंग जो है ना वो चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, छोटा सा चेंज है, जहाँ पे हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे और सीओजीएस रिकग्नाइज करेंगे। नॉर्मली अगर तुम फाइनेंस लीज में देखोगे ना, तो नॉर्मली फाइनेंस लीज में हम वही करते हैं, असेट को डिरेकग्नाइज करेंगे और मेरा लीज रिसीवेबल को रिकग्नाइज करेंगे। तो लीज रिसीवेबल को नेट इन्वेस्टमेंट में और असेट को डिरेकग्नाइज करते हैं हम एट दी कैरिंग अमाउंट, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस पीएल में डालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीज रिसीवेबल को सॉरी रिकग्नाइज करेंगे और असेट सोल्ड को कैरिंग अमाउंट में रिकग्नाइज करेंगे, राइट। और उसके बाद एडिशनली व्हाट वी विल डू, रेवेन्यू और सीओजीएस को रिकग्नाइज करेंगे, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ये रेवेन्यू और सीओजीएस क्यों आया, क्यों, क्योंकि ही इज अ मैन्युफैक्चरर और इसका इन्वेंट्री बेच रहा है, इन्वेंट्री बेच रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेवेन्यू और सीओजीएस रिकग्नाइज कर रहे हैं, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, तो उसका अच्छा सा क्वेश्चन है, वो अच्छा सा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसके साथ साथ में एक और भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आप पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीआर है, मार्क कर लो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आ जाओ देखते हैं। अ डीलर लेसर enters into a 10-year lease of equipment with the lessee. The equipment is not specialized in nature and is expected to have an alternate use to lessor at the end of year 10 of the lease term under the lease, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, लेसर रिसीव्स एनुअल पेमेंट, लीज पेमेंट्स ऑफ 15,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईयर। तो यहाँ पे लीज पेमेंट्स कितना है सर, लीज पेमेंट्स है एनुअली 15,000 का है। नेक्स्ट थिंग, द लेसर एक्सपेक्ट्स द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट टू बी 50,000। तो मेरा यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर 10 मेरा रेसिडुअल वैल्यू कितना है, रेसिडुअल वैल्यू है 50,000 का, सॉरी। Lessee provides a residual lease guarantee that protects the lessor from first 30,000 of loss for a sale at a price below the estimated price residual value at the end of the lease term. तो यहाँ पे लेसी कितना का गारंटी दे रही है, लेसी गारंटी दे रहा है कितना, 30,000 का, ओके सर। देन उसके बाद द इक्विपमेंट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 15 years एंड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 lakh एंड फेयर वैल्यू ऑफ 11,100, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा ये बना दूं समरी, 50,000 इज माई रेसिडुअल लीज गारंटी, मतलब गारंटी जो मिलने वाला है, गारंटी नहीं सॉरी रेसिडुअल वैल्यू, जो भी रेसिडुअल वैल्यू 15,000 का, 50,000 का, 30,000 इसमें से क्या है, ये गारंटेड वैल्यू है, एंड
20,000 का इसमें क्या है, 20,000 है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, मानते हो, मानना ही पड़ेगा ना। 50,000 का मेरा रेसिडुअल वैल्यू है, उसमें से 30,000 फर्स्ट 30,000 का लेसी ने दिया है उसका गारंटी, राइट। जो बचा हुआ पार्ट है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, और ये अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू को भी हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीज कंप्यूटेशन करेंगे वो उसमें इंक्लूड कर लेंगे। अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो हम सिर्फ इधर तक ही रिस्ट्रिक्ट होते हैं, 30,000 तक, क्यों, क्योंकि 30,000 का अपने को मिला है, राइट। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो 20,000 का मेरा यहाँ पे अनगारंटेड जो है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, ये पूरा अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है। मेरे पास कैरिंग अमाउंट है क्या, यस सर, मेरे पास कैरिंग अमाउंट अगर दिया है एंड मेरा फेयर वैल्यू लिया है, इसको मैं लीज रिसीवेबल बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि अल्टीमेटली ये सेल हो रहा है। The lease does not transfer the ownership of the underlying asset to the lessee at the end of the lease term or contain an option to purchase the underlying asset. The interest rate implicit जो है 10.078% है. How should the lessor account for the same in the books of accounts? तो लेसर कैसे अकाउंट करेगा यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे कोई परचेज ऑप्शन नहीं है, तो इन द एंड क्या होगा, असेट रिवर्ट कर देगा, मतलब असेट को पीछे दे देगा, किसको, लेसर को, ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पे होने वाला क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं होने वाला क्या है। अपने को सिंपली अकाउंटिंग करना है, राइट। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो इकोनॉमिक लाइफ है असेट का वो 15 ईयर्स है, राइट। ये 15 ईयर्स से 10 ईयर्स तो ये लीज में जा रहा है, तो तुम बताओ कौन सा लीज होगा ये, बरोबर। यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ तुम रीड करते हो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, ये रीड करने के बाद तुम्हें डिटरमाइन करना है क्या ये फाइनेंस लीज है या अपना ऑपरेटिंग लीज है। माना अभी यहाँ पे हेडिंग में दिया है, हेडिंग छोड़ो, बट यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा ऐसा तो फिर तुम्हें डिटरमाइन करना होगा तुमको कि मेरा यहाँ पे फाइनेंस लीज है या यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज है। तो तू कैसे डिटरमाइन करेंगे, सर इंडिकेटर्स पढ़ा था, याद है। इंडिकेटर्स में क्या बोला था, 15 ईयर्स मेरा मैक्सिमम यूजफुल लाइफ है, उसमें से 10 साल तो मेरा लीज में जा रहा है, तो सब्सटेंशियल लाइफ इज गिवन ऑन दी लीज, तो उस केस में ये फाइनेंस लीज होगा। या फिर सेकंड इंडिकेटर क्या हो सकता है, सेकंड इंडिकेटर ये हो सकता है, जब भी अगर डीलर और लेसर बोला है दैट वुड बी अ फाइनेंस लीज। क्यों सर, क्योंकि डीलर इज नथिंग बट, डीलर का क्या चाहता है, डीलर जो है ना ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहता है, जो असेट है उसको बेचना चाहता है, तो उस केस में वो फाइनेंस लीज ही होगा, ठीक है। तो आ जाओ अपन सोल्यूशन करते हैं। तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनेंस लीज। above will be considered as finance lease as substantial life of asset is given on lease, ठीक है, एकदम सिंपल है, यस सर। अब नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे हम, हम कंप्यूट कर लेंगे मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पे लाइबिलिटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी कितना आएगा बताओ, सिंपली हम कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लीज पेमेंट्स है, यस सर, लीज पेमेंट्स कितना है, ₹15,000 पर एनम। क्या मेरे पास रेसिडुअल वैल्यू है क्या, यस सर मेरे पास रेसिडुअल वैल्यू है। तो रेसिडुअल वैल्यू में भी अगर तुम देखोगे 50,000 मेरा रेसिडुअल वैल्यू है, राइट। उसमें से दो चीजें होगा, दो चीज होंगे, एक होगा 30,000 का और एक होगा 20,000 का। 30,000 वुड बी गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू एंड 20,000 वुड बी अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट थिंग, मेरा इम्प्लिसिट रेट पता है मुझे, यस मेरे पास इम्प्लिसिट रेट भी है, यहाँ पे दिया है, कितना है, 10.078%, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग वुड बी माई लीज टर्म कितना साल है, 10 ईयर्स, ओके। फिर उसके बाद और क्या दिया है, मेरे पास कैरिंग अमाउंट है क्या, यस कैरिंग अमाउंट भी है ₹1 लाख का, और मेरे पास फेयर वैल्यू है ₹111,000, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस तुम निकाल सकते हो क्या पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। तो पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, देखो एक तो टेबल बना सकते हो, राइट, एक तो टेबल बना सकते हो, या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली मैं बोलूँ यहाँ पे
मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तुम टेबल भी बना सकते हो, नो इश्यूज। 15,000 डिस्काउंटेड at the rate 10.078% for 10 years, right, plus 30,000 discounted at the rate 10% on 10th year। यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स में लिखा, एन्युटी फैक्टर पे भी कर सकते हो, 15 इंटू PVAF और 10 years इंटू जो भी परसेंट है, वैसा लिखना चाहते हो वैसा भी लिख सकते हो, डोंट वरीज। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरा लीज लाइबिलिटी मतलब जो भी लीज पेमेंट्स है, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स वुड बी अराउंड 103,340 103,040। ठीक है, सिंपल है, कोई डाउट है? नहीं सर, सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, 15,000, ठीक है, एट द रेट 10%, 30,000 एट द रेट 10% तुम डिस्काउंट करेगो। या फिर मैं क्या करता हूँ ना, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए, तो डायरेक्टली मैं टेबल लेके आता हूँ। यहाँ पे टेबल करने अपने को टाइम लगेगा, उससे बेटर है हम टेबल ही लेके आते हैं, मॉड्यूल से लेके आ जाए, मॉड्यूल से लेके आते हैं, क्या इश्यू उसमें, अपने पास सब है। कहाँ गया यार, यही है क्या? क्वेश्चन नंबर क्या था वो? इलस्ट्रेशन नंबर है 39 आई गेस। ये रहा अपने पास, आ गया ना टेबल, तो टेबल तो मैं समझ आऊँगा, हो जाएगा फिर। अब बोलोगे क्या सर तुम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? सॉल्व कर सकते हैं यार, बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, तो टाइम सेविंग के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कुछ नहीं किया है, 15,000 को लिया है, डिस्काउंट किया है 10.078 के परसेंट के हिसाब से, और 30,000 को डिस्काउंट किया है इन दी 10 ईयर। तो अगर देखोगे 15,000 पूरे सालों के लिए लिया है अप टू 10th ईयर, राइट, तो 0.078% के हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट फैक्टर लगाया, यहाँ पे देखो, और उसका प्रेजेंट वैल्यू हो गया यहाँ तक, राइट। 30th मतलब 10th ईयर में मेरा रेसिडुअल गारंटी जो दिया था वो कितना दिया था, 30,000 का दिया था, राइट, गारंटी जो दिया था वो 30,000 का दिया था। 10th ईयर का मेरा यहाँ पे पीवीएफ देखो इतना है, और यहाँ पे मेरा लीज पेमेंट्स यहाँ पे इतना आ गया, तो टोटल अगर करोगे इतना वैल्यू आएगा, मैंने भी उतना ही लिखा है, देखो उतना ही है ना, राइट, समझ गया यहाँ तक? इजी है, इजी है सर, ओके। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे एक और चीज आएगा, क्या आएगा, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी है, उसको भी डिस्काउंट करना पड़ेगा। उसको कैसे डिस्काउंट करेंगे सर? 10th ईयर में एट द रेट 20,000 है ना उसका, बताओ 20,000, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा 0.383 का, बरोबर, कितना आएगा बताओ, 20,000 इंटू 0.383, तो ये आ जाएगा अराउंड 7660। दिस वुड बी माई अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दिस इज माई पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, राइट, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, एंड यहाँ पे मेरे पास अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी आ गया। तो क्या यहाँ पे मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकता हूँ क्या? क्या यहाँ पे लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज कर सकता हूँ क्या? लीज लाइबिलिटी इन द सेंस लीज रिसीवेबल्स, क्या यहाँ पे मैं असेट को भी रिकग्नाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैरिंग अमाउंट भी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ, मेरा यहाँ पे जर्नल एंट्री होगा सबसे पहले मेरा लीज रिसीवेबल्स, लीज रिसीवेबल्स कितना होगा बताओ, 111,000, क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू में होता है। नेक्स्ट मेरे पास असेट निकल जा रहा है, तो असेट मेरा 1 लाख का निकल रहा है, राइट, असेट मेरा जो जा रहा है 1 लाख का, क्यों? कैरिंग अमाउंट मेरा 1 लाख है। नेक्स्ट थिंग, मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा, तो रेवेन्यू अकाउंट करूंगा, तो रेवेन्यू या तो फेयर वैल्यू या फिर पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी मतलब लीज पेमेंट, विच एवर इज लोअर। मेरा फेयर वैल्यू कितना है बताओ, यहाँ पे ये मेरा फेयर वैल्यू है विच इज 111,000, और मेरा पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स कितना है 103,340, राइट, तो विच एवर इज लोअर वुड बी माई रेवेन्यू 103,340। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा यहाँ पे COGS कंप्यूट नहीं किया है, COGS हम कंप्यूट कर लेंगे, सिंपल,
COGS कंप्यूट कर लेंगे ना। देखो कैसे कंप्यूट करेंगे, COGS कंप्यूट करने का सिंपल तरीका, अपने पास कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट जो है मेरे पास 1 लाख रुपीज का, राइट। इसमें से PV ऑफ UGRV अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू लेस कर दो 7660, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख माइनस 7660, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज माई COGS। देखो 92340 वुड बी माई COGS, सिंपल। अगर तुम देखोगे ना तो एंट्री ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट। कैसा होगा हमारा क्वेश्चन हो सकता है, कैसा होगा सर? तो सिंपली यार यहाँ पे COGS हमने रिकग्नाइज कर लिया और यहाँ पे रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट वुड बी माई 11,000 और यहाँ पे भी सेटअप हो रहा 11,000 का। मेरे यहाँ पे प्रॉफिट भी कंप्यूट करना होगा ना, तो प्रॉफिट कितना होगा बताओ? प्रॉफिट मेरा रेवेन्यू माइनस क्या होगा, माइनस COGS। मेरा रेवेन्यू कितना है 13340 माइनस 92340 विच वुड बी अराउंड 11,000, और 11,000 का यहाँ पे ये है सेल प्रॉफिट और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे P&L में, राइट। दिस वुड बी माई सेलिंग प्रॉफिट। एकदम सिंपल है, बोलो यस और नो। क्या किया मैंने, फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैंने रेवेन्यू रिकग्नाइज किया एडिशनली, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिकग्नाइज किया और COGS रिकग्नाइज किया। देखो नॉर्मली तुम फाइनेंस लीज में करते क्या हो, फाइनेंस लीज में हम यही करते हैं, लीज रिसीवेबल्स टू असेट, राइट, यही करते हो, मानते हो कि नहीं? लीज रिसीवेबल टू असेट करते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू और COGS को एडिशनली ऐड कर दिया, तो रेवेन्यू मेरा इतना है, राइट, और मेरा यहाँ पे COGS इतना है। रेवेन्यू कैसे कंप्यूट किया, या तो फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ सॉरी PV ऑफ लीज पेमेंट्स विचएवर इज लोअर ले लेंगे, और COGS कैसे कंप्यूट करेंगे, मेरा कैरिंग अमाउंट माइनस जो ना PV ऑफ लीज पे अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है ना वो ले लो, माइनस कर दोगे तो मुझे COGS मिल जाएगा। तो दैट वुड बी माय कंप्लीट ट्रांजैक्शन, यस और नो। और सब्सिक्वेंटली कैसे करेंगे सर? फिर ये तो इनिशियल रिकग्निशन, ये तो ऑन कमेंसमेंट डेट हुआ, ऑन कमेंसमेंट डेट। नेक्स्ट थिंग, सब्सिक्वेंटली हमें पेमेंट मिलेगा ना, तो हम LAT बनाएंगे, दैट इज लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। सब्सिक्वेंटली मेरे यहाँ पे लोन अमोर्टाइजेशन बनाएंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल। सॉल्व करने से बेहतर है अपन क्या कर लेंगे, टेबल को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, राइट। कैसा रहेगा, ईयर रहेगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा, राइट, इंटरेस्ट रहेगा, बरोबर। फिर उसके बाद अपने पास क्या आ गया, पेमेंट्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिसीट्स, पेमेंट्स या रिसीट्स, फिर उसके बाद आएगा क्लोजिंग बैलेंस। दिस वुड बी माई LAT लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, और उसको सिंपली मैं समझा देता हूँ विद दी ये अपना डायरेक्टली सोल्यूशन। आ जाओ, तो देखो आ जाओ, ये सब्सिक्वेंटली मेरा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल होगा। क्या होगा ऑन दी फर्स्ट डे, मतलब यहाँ पे फॉर्मेट जो है मैंने जो बताया था वो कंसिडर कर लो। यहाँ पे मॉड्यूल में दूसरा कुछ फॉर्मेट किया, मॉड्यूल में सिंपल कुछ नहीं किया, नेट इन्वेस्टमेंट 1110 है, मेरा लीज रिसीवेबल्स कितना है, इतना है ना। देखो मेरा लीज रिसीवेबल कितना करें, इतना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, सर यहाँ पे रेवेन्यू में क्यों नहीं कर रहे हैं, 1033 में क्यों नहीं कर रहे हैं हम, और इस पे क्यों कर रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है। बट यहाँ पे देखो लीज रिसीवेबल इज नथिंग बट माय फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट के बेसिस में ही हम इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, राइट। तो उसके बेसिस में ही हमने चालू किया 1110 के बेसिस में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या, फर्स्ट ईयर में मुझे पेमेंट कब मिल रहा है, एट द एंड, राइट। मेरा जो पेमेंट है इन द एंड मिलने वाला है, तो एनुअल इंटरेस्ट कंपोनेंट इतना होगा। कैसा सर, ले लो 11 इंटू 10.078%, राइट, दैट वुड बी 11
87, राइट। अगर देखोगे ना, और अगर आराम से, तो ये आ जाएगा बरोबर। तो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, माइनस माई पेमेंट्स, राइट। ऐड करो 11,100 माइनस मेरा पेमेंट 15,000 का, तो आ जाएगा 107,187 का। सिंपल, ठीक है। तो एक काम करता हूँ यार, तुम्हें कंफ्यूजन होगा ये देख के, मैं डायरेक्टली बनाता हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, बनाएंगे तो बेटर होगा क्योंकि वो टेबल कुछ अलग है। तो यहाँ पे अपना ईयर होगा, ये अपना ओपनिंग बैलेंस समझ लो, फिर अपना इंटरेस्ट, फिर उसके बाद पेमेंट्स, एंड आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। इफ यू वांट यू कैन मूव फॉरवर्ड इन दी लेक्चर, लास्ट में देख सकते हो डायरेक्टली आंसर। तो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस 11,100,000, राइट। इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट, 10.078% है। तो मेरा इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना आ रहा है बताओ, इंटरेस्ट आ रहा है 87 का, और पेमेंट 15,000 का है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 107,187 का। सेकेंड ईयर में मेरा यही ओपनिंग रहेगा, और मेरा इंटरेस्ट पेमेंट 10,802 का होगा, और 15,000 का पेमेंट्स होगा, राइट। और मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 102,989। थर्ड ईयर में ओपनिंग होगा 102,989, और इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा 10,379, और 15,000 का पेमेंट्स हो जाएगा। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 98,368। तो वैसे ही सिमिलर वे में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th ईयर में आ गया। अब 10th ईयर पहुंचने के बाद तुम्हारे पास कितना बचा रहेगा, 15,000 का पेमेंट बचा रहेगा, राइट। तुम्हारे पास, सॉरी, 10th ईयर में तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचा रहेगा, बैलेंस बचा रहेगा सर 59,047 का, राइट। इतना मेरा बैलेंस बचा होगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट करो, तो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन आ जाएगा 5953 का, 5953 का। ये बीच वाला कंप्यूटेशन तुम देख लो, बीच वाला जो कंप्यूटेशन है वो देख लो। और मेरे यहाँ पे 15,000 का पेमेंट चला जाएगा, तो लास्ट में मेरे पास बचेगा 50,000। तो ये क्यों बचा सर, याद है हमने बोला था 50,000 वुड बी माई रेसिडुअल वैल्यू, तो यहाँ पे मेरा 50,000 इज माई रेसिडुअल वैल्यू। इसमें से 30,000 जो था वो मेरा क्या था, गारंटेड, और 20,000 वुड बी कंसिडर्ड एज अनगारंटेड। सिंपल। तो इसका जर्नल एंट्री अगर देखोगे सब्सिक्वेंटली कैसे करेंगे, देखो मेरा अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट होगा। अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा, यहाँ पे लीज रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, कितना है बताओ फर्स्ट ईयर के लिए, 11,187, 11,187, 11,187, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बैंक पे पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल्स विच इज 15,000 एंड 15,000, और ये जो इंटरेस्ट है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो ये आ जाएगा 15,000, सॉरी 15,000 नहीं, 11,187 एंड 11,187। सिंपल है ये मेरा जर्नल एंट्री, एंड दिस वुड बी दी फॉर्म हाउ वी विल सॉल्व दी क्वेश्चन। सर इन दी एंड क्या हो सकता है, इन दी एंड क्या है, असेट रिटर्न हो जाएगा। अगर असेट रिटर्न हो जाएगा, देखो एट दी एंड असेट रिटर्न हो जाएगा, तो असेट रिटर्न हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मेरा लीज रिसीवेबल को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर लूंगा, और असेट आ जाएगा, असेट अकाउंट डेबिट टू माय लीज रिसीवेबल्स, ठीक है। 50,000 एंड 50,000, सिंपल। असेट रिटर्न कर देगा। अगर असेट रिटर्न नहीं करता है तो फिर उस केस में अपने को कैश बैंक मिलेगा, तो कैश बैंक टू लीज रिसीवेबल कर देंगे अपना 50,000 50,000। अगर मैं यहाँ पे बताऊं व्हेन असेट इज रिटर्न, ठीक है। या फिर अगर समझो
asset is not returned back and purchased by customer। अगर ऐसा कुछ है मतलब कस्टमर ने परचेस कर लिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे पास बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा 50,000 टू मेरा लीज रिसीवेबल 50,000। सिंपल हो गया। दिस इज नथिंग बट द लेसर बुक्स में सिंपल है, अपन यहाँ पे फाइनेंस लीज के बेसिस में ही करेंगे, यानी क्या फाइनेंस लीज कैसा करते हैं वैसा ही करेंगे, बट यहाँ पे मेरा रेवेन्यू और सीओजीएस रिकग्नाइज करेंगे, उसके साथ साथ में कुछ प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट को भी रिकग्नाइज कर देंगे, उसके साथ साथ में हम इन द एंड देख लेंगे ऑप्शन जो भी है ऑप्शन के बेसिस में हम अकाउंटिंग कर लेंगे। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, आ जाओ अपने पास एक और क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। यही है ना क्वेश्चन? यस यही है, ये भी अपना वही है सेम। अगर लेसर अगर डीलर होगा तो फिर उस केस में क्या होगा, अपना ये अपना फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमने इंटर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अभी आने का चांसेस कम है, बट ऐसा क्वेश्चंस आने का चांसेस है, मतलब जो ये लीज और करे ना मैन्युफैक्चरर डीलर का लेसर, ये वाला आने का चांसेस ज़्यादा है, तो करके जाओ ना। 8 मार्क का क्वेश्चन आते हैं तो इजी का क्वेश्चन है और कुछ करना नहीं है यहाँ पे, तो देखो इसको भी तुम मार्क कर सकते हो एलडीआर, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आ जाओ देखते हैं क्या बोल रहा है। द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स स्पेशलाइज्ड मशीनरी, द कंपनी ऑफर्स कस्टमर द चॉइस ऑफ ईदर बाइंग और लीजिंग दी मशीनरी। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चर भी वो भी स्पेशलाइज्ड मशीनरी में है। द कंपनी ऑफर्स, कंपनी ऑफर कर रहा है कस्टमर विद चॉइस, या तो वो बाय कर सकता है या तो वो लीज पे ले सकता है मशीनरी को। द कस्टमर चूजेस टू लीज मशीनरी, डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर एज फॉलोज। अब लीज में चाहता है मतलब कस्टमर जो है वो लीज में लेना चाहता है, तो पहले तो लीज कमेंसेस ऑन 1 अप्रैल X1 एंड लास्ट फॉर 3 इयर्स, मतलब 3 साल का मेरा यहाँ पे लीज पेमेंट लीज टर्म है, ठीक है। द लेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक एनुअल 3 पेमेंट्स इन एरियर्स ऑफ 57,500 का मुझे पेमेंट करना होगा। द लीज्ड मशीन इज रिटर्न टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज, मतलब यहाँ पे जो भी मशीनरी है उसको हम फिर से दे देंगे, मतलब लेसी जो है लेसी रिटर्न कर देगा लेसर को। ओके, द फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 1,50,000 which is equivalent to the selling price of the machinery. The machine's cost is 1,00,000 to manufacture. The lessor incurred a cost of 2,500 to negotiate and arrange the lease. तो भी यहाँ पे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर कर रहा है, तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर इनकर कर रहा है उसको भी हम क्या करते हैं इंक्लूड कर लेते हैं इन आर कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है। द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 3 साल, मतलब एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 3 साल का ही है। द मशीनरी has an expected residual value of 10,000 at the end of the year 3, तो 10,000 का जो यहाँ पे है ना रेसिडुअल वैल्यू बताया है, the estimated residual value does not change over the term of lease term. The interest rate implicit in the lease is 10.19. The lessor classifies the lease as a finance lease. Okay, finance lease ही करना पड़ेगा। Next thing अगर देखोगे यहाँ पे 10,000 वाला पार्ट, ये जो 10,000 वाला पार्ट अगर गैर से देखोगे ना तो ये 10,000 इज नथिंग बट अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। क्यों सर, यहाँ पे लेसी कोई भी गारंटी दे रहा है क्या? नहीं। अगर लेसी अगर कोई भी गारंटी नहीं दे रहा है तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे इसको, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट थिंग मेरा यहाँ पे और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सोल्यूशन, अब सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है लेसर की बुक्स में तो फिर तुम्हें क्लासिफाई करना होता है ये ऑपरेटिंग है या फाइनेंस लीज है, राइट, ये दिमाग चलाना पड़ता है। सिंस दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशंस दैट इट इज अ फाइनेंस लीज, तो हमें क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, डायरेक्टली हम लीज कंप्यूटेशन करेंगे। आ जाओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, ठीक है। लीज पेमेंट्स का कंप्यूटेशन करना है तो सबसे पहले ईयर आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा है तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ यहाँ पे टेबल में। ईयर आ जाएगा, देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पेमेंट्स आएंगे, फिर पीवीएफ फैक्टर आ जाएगा एट द रेट 10 पॉइंट कितना है 19% एंड यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा,
ठीक है, ओके सर। तो ईयर 1, 2 एंड 3 पेमेंट है 57,500 एंड 10.19% के बेसिस में मुझे डिस्काउंट करना होगा। .908 .824 और ये आ जाएगा 0.747, ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कंप्यूट कर लो, कितना आता है 57,500 इंटू 0.908, ये आ जाएगा 52,210, 5700 इंटू 0.824, ये आ जाएगा 47,380 और 49 42,952। तो अगर इसका टोटल कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी 142542, ठीक है। दिस वुड बी माई दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ओके सर, इतना तो हुआ। नेक्स्ट थिंग, एक और चीज है ना अपने पास, क्या यहाँ पे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है? नहीं। सेकेंड थिंग, क्या यहाँ पे अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है? यस। तो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बताओ कितना है? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 10,000 का है। ईयर 3 में अगर 10,000 के बेसिस में कंसिडर करूँ मैं, ये आ जाएगा, सॉरी 10,000 नहीं, 10,000 ही है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10,000 ही है। 0.747 के हिसाब से तो कितना आएगा बताओ? 10,000 इंटू 0.747, ये आ जाएगा 7470। ये क्यों यूज करेंगे हम? ये हम यूज करेंगे इन COGS। ओके, चलो अब जर्नल एंट्री करें। सिंपल है, पहले लीज रिसीवेबल्स आएगा। लीज रिसीवेबल कितना होगा बताओ? सर लीज रिसीवेबल होगा मेरा फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू है 1,50,000, राइट। मेरा असेट जाएगा, असेट जाएगा तो कितना होगा बताओ? असेट का फेयर सॉरी असेट का कैरिंग अमाउंट है 1,00,000 का, राइट। तो कैरिंग अमाउंट जाएगा 1,00,000 का। क्या यहाँ पे मेरा रेवेन्यू आ जाएगा क्या? यस सर, मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। तो रेवेन्यू कितना आएगा? 142542 का मेरा यहाँ पे रेवेन्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मेरा रेवेन्यू। क्या यहाँ पे COGS आएगा क्या सर? यस सर, COGS कंप्यूट कर लेंगे अपन, सिंपली है COGS कंप्यूटेशन। अब COGS में अगर तुम देखोगे तो मेरा कैरिंग अमाउंट है ₹1,00,000, इसमें से लेस कर दोगे PV ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेस कर दोगे तो 7,404 आ गया ना, 7,470, बरोबर है ये? बरोबर है। इसमें एक और चीज ऐड होगा सर, क्या ऐड होगा? इनिशियल कॉस्ट भी तो इनकर किया है इसने। COGS क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे जो नेगोशिएशन वाला पार्ट है 2,500 वो भी तो इंक्लूड होगा मेरा COGS में, तो मेरा यहाँ पे 2,500 भी ऐड हो जाएगा। तो कितना आएगा बताओ? 1,00,000 माइनस 7,470 माइनस सॉरी प्लस 2,0500। तो यहाँ पे मेरा COGS इज नथिंग बट 9,5,030। ओके, एकदम सिंपल है। यस सर। नेक्स्ट थिंग वुड बी, एक और आएगा मेरे पास, एक कैश अकाउंट आ जाएगा 2,500 का, जो नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो इनकर किया उसका भी आ जाएगा, वो मैं यहाँ कैश से पे कर दिया, राइट। तो फिर यहाँ पे देखो, बीइंग इनिशियल रिकग्निशन, सिंपल है, कोई भी डाउट है? टैली हो रहेगा, देखो 1,50,000 प्लस 9,5,030, राइट, ये आ रहा है। ओके, 1,00,000 ठीक है, टैली हो रहा है मेरा। सिंपली सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से, जो 30 आना चाहिए नॉर्मली, यहाँ पे जो है ना
30 आना चाहिए, तो 30 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर ले क्या अपन, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिस वुड बी माई एंट्री, सिंपल। ओके सर, अब सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, सब्सिक्वेंटली वी विल प्रिपेयर एलएटी, क्या लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, अमोर्टाइजेशन टेबल, अमोर्टाइजेशन टेबल में क्या करेंगे हम, ईयर ले लेंगे, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट्स, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ईयर 1, 2 एंड 3, ओपनिंग बैलेंस है रुपीज़ मेरा 1,50,000, बरोबर, मेरा लीज रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000, इंटरेस्ट एट द रेट कुछ 10.78% है ना, नहीं 10.19%, ये है मेरा 10.19%, राइट। तो इसका 10.19% के बेसिस में कितना आएगा बताओ, 15,285, पेमेंट यहाँ पे हो रहा है 57,500 का, तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस 107,785, राइट। फिर उसके बाद 107,785 मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट 10,983 का आएगा, मेरा 57,500 का पेमेंट्स है, राइट। मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 61,268, 61,268, इसमें से मेरा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, मतलब इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कंपोनेंट 6232 आ जाएगा, राइट, और 57,500 का मेरे पास पेमेंट है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 10,000 बच जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 10,000 विच इज नथिंग बट माई रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे एंट्रीज भी कर लेंगे, जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज अगर देखोगे तो सबसे पहले हम अक्रूवल ऑफ द इंटरेस्ट इनकम कर देंगे, तो लीज रिसीवेबल्स टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम कितना आया, पहले तो 15,285, 15,285 फर्स्ट एंट्री आ जाएगा। सेकंड मेरा क्या आएगा, बैंक पे पेमेंट, बैंक अकाउंट 57,500 टू लीज रिसीवेबल्स 57,500, और थर्ड आ जाएगा मेरा ट्रांसफर एंट्री विच इज नथिंग बट इंटरेस्ट इनकम। अब यहाँ पे ना एक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, मॉड्यूल जो है ना डायरेक्ट एंट्री मारता है, क्या करता है मॉड्यूल, डायरेक्ट एंट्री करता है, क्या डायरेक्ट एंट्री, यहाँ पे जो है ना मॉड्यूल डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट करेगा 57,500, इसमें लीज पेमेंट को ब्रेक करेगा। अब लीज पेमेंट को ब्रेक करना इन द सेंस यानी क्या, जो 15,285 है वो मेरा इंटरेस्ट इनकम है, बचा हुआ जो भी है पूरा का पूरा मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल पेमेंट विच इज नथिंग बट लीज रिसीवेबल्स। तो मॉड्यूल क्या करेगा, 15,000 को क्या करेगा, दो में ब्रेक करेगा, 15,285 और जो भी बचा हुआ है, तो 57,500 माइनस 15,285, तो ये आ जाएगा 42,215, राइट। तो वैसा भी करो तो एक ही बात है, ऐसा भी करो तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं मॉड्यूल का आंसर बता दूं तो मॉड्यूल के आंसर में देखोगे ना क्या किया है, बैंक अकाउंट 57,500 लेस लीज रिसीवेबल्स 42,215 सॉरी 42,215 और इंटरेस्ट में 15,285 किया है, राइट, विच इज इंटरेस्ट, ये वाला पार्ट, मतलब सिर्फ ब्रेक किया है लीज रिसीवेबल्स में एंड इंटरेस्ट में। तो सेम एंट्री क्या है, हमने ईयर ऑन ईयर प्रॉपरली हम क्या करेंगे, पहले अक्रूवल करेंगे, फिर बैंक में रिसीव होगा, फिर इंटरेस्ट इनकम को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, कोई इशू नहीं, जो भी करो सिंपल है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मेरा एंड ऑफ द ईयर में क्या होगा, एंड ऑफ ईयर 3 सिंस द एसेट इज बीइंग रिटर्न्ड, मतलब एसेट मुझे रिटर्न मिल रहा है, राइट, क्वेश्चन में बोला है कि एसेट मुझे फिर से रिटर्न हो रहा है, तो जब एसेट रिटर्न हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, हम एसेट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे 10,000 से टू लीज रिसीवेबल्स 10,000 से डायरेक्ट कर लेंगे, सिंपल बीइंग, और एग्जाम में नरेशन लिखना रिटर्न्ड बाय एलआईसी, ठीक है, इतना अपना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, एकदम सिंपल।
यहाँ पे सिर्फ वो जो जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज वैसा भी कर सकते हो, यहाँ पे भी वैसे भी कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एकदम परफेक्ट, यस सर। ये अपना था फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में हमने नॉर्मल फाइनेंस लीज सीखा, उसके बाद हमने सीखा यहाँ पे अगर डीलर और मैन्युफैक्चर होगा तो फिर उस केस में हम कैसा रिकग्नाइज करना चाहिए। यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स क्या ऐड हुआ है सर, यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स ऐड हुआ है कि रिसीवेबल मतलब अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे हम, और सीओजीएस। रेवेन्यू रिकग्नाइज कैसे करेंगे, या तो फेयर वैल्यू या फिर पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स विचएवर इज लोअर, या फिर हम क्या करेंगे रिकग्नाइज करेंगे सीओजीएस। सीओजीएस कैसे रिकग्नाइज करेंगे, मेरा जो कैरिंग अमाउंट है माइनस पीवी ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू वुड बी माय सीओजीएस। ये दोनों को एडिशनली ऐड करेंगे इन दी फाइनेंस लीज। बाकी का पूरा सेम है। बाकी का इन द सेंस यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखो, मेरा जो लीज रिसीवेबल्स इज ऑलवेज रिकग्नाइज्ड एट द फेयर वैल्यू इन डीलर एंड लेसर, बट नॉर्मली अगर देखोगे तो पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स वुड बी माय लीज रिसीवेबल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप। ओके सर, ये हमने समझ लिया। अब आता है नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग के पहले एक पानी पी लूं मैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेटिंग लीज। क्या देखेंगे? ऑपरेटिंग लीज। चलो, अब पहले तो हमने देख लिया फाइनेंस लीज होता क्या है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर और डीलर का केस देख लिया। अब देखेंगे फाइनेंस लीज, सॉरी ऑपरेटिंग लीज होता क्या है। अब ऑपरेटिंग लीज में नॉर्मल होता है, नॉर्मली यहाँ पे रेंटल मॉडल फॉलो होता है। जैसे समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, ठीक है, पीपी लिमिटेड है, और यहाँ पे एक और कस्टमर है। पीपी लिमिटेड ने क्या किया, उसका घर जो है, घर इसको लीज में दे दिया। किसको? अपना जो कस्टमर है उसको लीज में दे दिया। ठीक है, अब जब लीज में दे दिया तो क्या हुआ, क्या हुआ ये है कि जो कस्टमर है वो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर विल पे अ लीज पेमेंट्स ऑफ रुपीज 10,000 समझो एवरी मंथ, राइट। नेक्स्ट थिंग, क्या यहाँ पे ओनरशिप डायरेक्ट मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होगा क्या? तो ऑपरेटिंग लीज में यहाँ पे सिंपल मैंने बोला रेंटल मॉडल है, क्या होगा यहाँ पे ओनरशिप वगैरह कुछ डीरेकग्नाइज नहीं होगा। अगर फाइनेंस लीज का जो भी इंडिकेटर्स है वो सेटिस्फाई नहीं होते तो वो ऑपरेटिंग लीज में आ जाएगा। और ये ऑपरेटिंग लीज में हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ डीरेकग्नाइज वगैरह कुछ नहीं करेंगे एसेट को, हम सिंपली क्या करेंगे, एसेट लीज में दे देंगे और जो भी मुझे पेमेंट्स मिल रहा है एज अ लीज रेंटल इनकम मैं रिकग्नाइज कर लूंगा, राइट। यहाँ पे जो ओनरशिप है, दैट ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर टू द कस्टमर। कस्टमर जो मुझे पेमेंट देगा 10,000 का, वही पेमेंट मैं रिकग्नाइज करके रखूंगा इन फ्यूचर, मतलब जो भी मिलेगा उसके बेसिस में मैं रिकग्नाइज करूंगा। समझो यहाँ पे लीज टर्म है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, ओके। एंड कस्टमर क्या करेगा, उसके हिसाब से वो लीज रेंटल देगा। हमें क्या करना है, हमें बेस्ड ऑन एसएलएम उसको रिकग्नाइज करना है। अगर इनिशियली ध्यान रखोगे तो इनिशियली मैंने बताया था कि अगर ऑपरेटिंग लीज होता है तो ऑपरेटिंग नहीं, एग्जम्प्टेड लीज में जो लेसी के पास ऑप्शन है क्या, यहाँ पे लीज से एग्जम्पशन लेने, मतलब जो मेरा यहाँ पे मॉडल जो भी है अपना इंटरेस्ट मॉडल है, वो इंटरेस्ट मॉडल अप्लाई नहीं करना चाहता है तो फिर वो क्या कर सकता है, एग्जम्पशन ले सकता है फॉर शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू लीज, राइट। उसमें क्या किया था हमने, हमने ऑपरेटिंग लीज के बेसिस में एसएलएम लगाया था और एसएलएम के बेसिस में रेंटल रिकग्नाइज किया था। सिमिलर वे में यहाँ पे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ले लो, ईयर 1 में मुझे पेमेंट मिला है 20,000 का, ईयर 2 में समझो मुझे मिला है 24,000 का, एंड ईयर 3 में है मुझे मिला है 18,000 का। ठीक है, नॉर्मली तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, सिंपली यहाँ पे या तो असेट को डिरेक्टनाइज नहीं करते, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली हम रेंटल मॉडल फॉलो करते हैं। रेंटल मॉडल में हम एसएलएम के बेसिस में रिकग्नाइज करते हैं। एसएलएम कैसा होगा, 20,000 मुझे फर्स्ट ईयर में मिला, सेकेंड ईयर में 24,000 मिलने वाला है, एंड थर्ड ईयर में 18,000 मिलने वाला है, राइट। तो डिवाइडेड बाई 3 कर लो, 20,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000, तो ये पूरा हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे मेरा 20.667 का मेरा यहाँ पे रेंटल आएगा। तो सिंपली रेंटल रिसीव करेगा और बैंक अकाउंट को, मतलब बैंक अकाउंट में रेंटल रिसीव करेगा और रेंटल इनकम को पीएनएल ट्रांसफर करेगा। तो जर्नल एंट्रीज क्या होगा बताओ, जर्नल एंट्रीज यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट टू रेंटल इनकम,
कितना 2667, सॉरी अपने को फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है 20,000 मिल रहा है ना, तो 20,000 बैंक अकाउंट में मिलेगा, बट मेरा रेंटल इनकम है 2667 का, तो बचा हुआ मेरा क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, तो बचा आउटस्टैंडिंग में रिकग्नाइज कर लो कितना 667 का। सिंपल, यानी क्या, अगर एडवांस में मिल रहा है, अगर आउटस्टैंडिंग मिल रहा है उसको रिकग्नाइज कर लो। सिंपली मैंने यहाँ पे इतना रेंटल है मेरा, इतना मिला है, बचा हुआ आउटस्टैंडिंग है। सेकेंड ईयर में देखोगे तो सेकेंड ईयर में सिंपली मेरा बैंक अकाउंट में कितना मिल रहा है बताओ, बैंक अकाउंट में मुझे मिलेगा 24,000, राइट, तो 24,000 मुझे मिल रहा है, उसमें से मेरा रेंटल कितना है, रेंटल इनकम इज सिंपली 2667 टू यहाँ पे एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट या प्री पेमेंट बोल सकते हो, कितना हो रहा है बताओ 24,000 माइनस 2667, दैट वुड बी 333 का एडवांस पेमेंट हो गया। फोर्थ ईयर में अगर देखोगे तो फोर्थ ईयर में भी सेम अपना बैंक अकाउंट में मुझे कितना 18,000 मिल रहा है, 18,000 ही मिल रहा है, टू रेंटल इनकम कितना हो रहा है, रेंटल इनकम 2667, तो यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग बचेगा कितना 2667 का। ठीक है, सिंपल है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे मेरा जो एडवांस पेमेंट किया है, राइट, और मेरा आउटस्टैंडिंग वाला जितना भी पार्ट है वो सेट ऑफ हो जाएंगे, पूरा का पूरा सेट ऑफ हो जाएंगे। ये मेरा सिंपल मेरा अकाउंटिंग होगा इन दी ऑपरेटिंग लीज, और कुछ नहीं होगा। इसमें एडिशनली एक और पॉइंट होगा, मेरा जो असेट है, असेट इज ऑन माय नेम, असेट का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, तो डेप्रीशिएशन वुड बी चार्ज्ड, depreciation is charged by owner, that is PP Limited। तो डेप्रीशिएशन कौन चार्ज करेगा, PP लिमिटेड ही चार्ज करेगा, और कुछ नहीं होगा। इतना सिंपल है ऑपरेटिंग लीज। बाकी का तामझाम पूरा जो है ना वो फाइनेंस लीज और अपना जो है ना लेसी की बुक्स में जो इंटरेस्ट मॉडल है, जहाँ पे हम क्या करते हैं ROU रिकग्नाइज करेंगे, लीज लायबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे, बट ऑपरेटिंग लीज वाला वेरी सिंपल है। रेंटल मिलेगा, रेंटल बैंक अकाउंट में आएगा, अपने को इनकम रिकग्नाइज करना है, और उसके बाद अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो आउटस्टैंडिंग रिकग्नाइज कर लो, एडवांस रहेगा तो एडवांस रिकग्नाइज कर लो, और उसके बाद और डेप्रीशिएशन मतलब जो भी एसेट है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करो बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सिंपल, यस सर। तो आ जाओ अपन देख लेते हैं अपना दोनों चीज। तो इफ द लेसर इज अ मैन्युफैक्चरर और डीलर, तो अगर देखो तो at the commencement date a manufacturer or dealer lessor recognizes selling profit or loss in accordance with Ind AS 115। डीलर और मैन्युफैक्चरर लीज रिसीवेबल्स और यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करेगा। फिर COGS कैसे कंप्यूट करेगा, कैरिंग अमाउंट माइनस PV ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, और रेवेन्यू और सेल्स कैसे करेगा, नेट इन्वेस्टमेंट्स माइनस PV ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जर्नल एंट्री क्या रहेगा, जर्नल एंट्री वुड बी नथिंग बट लीज रिसीवेबल्स टू रेवेन्यू टू असेट, ये आपने सारे देख लिया है। ओके सर। सब्सिक्वेंटली कैलकुलेट द फाइनेंस इनकम ऑन द लीज रिसीवेबल्स एंड इट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर एंड, मतलब यहाँ पे अपना नॉर्मल जो LAD टेबल बनेगा वो हम रिकग्नाइज करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे छोटा सा करेक्शन कर लो, रेवेन्यू अपना क्या होगा यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और PV ऑफ लीज पेमेंट्स, which लो। ठीक है, सिंपल है, पहले गलत था बट अभी करेक्ट कर लिया हमने, मेरा रेवेन्यू ऐसा रिकग्नाइज करेंगे। ओके, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग लीज देखोगे तो ऑपरेटिंग लीज में क्या देखोगे, लेसर शैल रिकग्नाइज द कलेक्शंस फ्रॉम द लेसी ऑन द रेंटल एज रेंटल इनकम इन P&L ऑन द SLM बेसिस, और उसके साथ साथ में लेसर शैल रिकग्नाइज डेप्रिसिएशन ऑन द लीज एसेट बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, और उसके बाद एक्चुअल कलेक्शन अगर डिफर करता है SLM के बेसिस में तो फिर उस केस में या तो वो एडवांस होगा या तो आउटस्टैंडिंग होगा।
ठीक है, सिंपल है। ओके सर, नेक्स्ट थिंग आएगा मॉडिफिकेशन। हमने लेसी के बुक्स में पढ़ा था मॉडिफिकेशन, अगर मॉडिफिकेशन होता है तो कैसा होता है, राइट, हमने देखा था, रीमेजरमेंट देखा था, मॉडिफिकेशन देखा था। तो यहाँ पे लेसर के बुक्स में भी हो सकता है ना मॉडिफिकेशन, राइट, बट यहाँ पे होता क्या है सर, लेसर जो है ना एसेट को डी-रिकॉग्नाइज करता है, बरोबर है, एसेट को डी-रिकॉग्नाइज करता है, और वो रिकॉग्नाइज क्या करेगा, लीज रिसीवेबल्स, राइट। तो लीज रिसीवेबल्स इज अल्टीमेटली अ फाइनेंशियल एसेट्स, और ये फाइनेंशियल एसेट्स में अगर कोई मॉडिफिकेशन होगा वो इंड AS 109 में देखा जाएगा। सिंपल है, क्या हो रहा है, लीज मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो लीज मॉडिफिकेशन के केस में यहाँ पे होता क्या है, लेसर अगर फाइनेंस लीज में है तो फाइनेंस लीज के केस में लेसर क्या करेगा, वो एसेट को डी-रिकॉग्नाइज करता है और वो लीज रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज करेगा। जो लीज रिसीवेबल को जो रिकॉग्नाइज किया है उसको वो क्या मानेंगे हम, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, और ये फाइनेंशियल एसेट्स को हम क्या मानेंगे एज पर इंड AS 109, इसका मॉडिफिकेशन जो भी है वो देख लेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट that is classified as finance lease, then it will be treated as modification in the financial asset and it will be accounted as per Ind AS 109, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग लीज में आया तो फिर उस केस में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, सेपरेट इन द सेंस न्यू कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मानेंगे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड और अपना न्यू SLM रेंट आएगा, वो न्यू SLM रेंट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। आ जाओ जल्दी, हाँ। तो अगर इन केस, वही बोल रहा हूँ, अगर इन केस ऑपरेटिंग लीज में मॉडिफिकेशन होता है तो ऑपरेटिंग लीज में कैसा होगा सर, यहाँ पे हम जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेट हो गया, हम ओवरऑल न्यू मानेंगे और अपना रिवाइज्ड अपना SLM रेंट निकलेंगे और रिवाइज्ड SLM रेंटल हम चार्ज करते चलेंगे, ठीक है। लीज मॉडिफिकेशन इन ऑपरेटिंग लीज contract, then it will be considered as new contract from such date and SLM rent will be revised from such that. सिंपल, यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? नेक्स्ट हम चालू करना है यहाँ पे स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस में दो कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो एक ही है, क्या, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अदरवाइज सब लीज वाला है और ट्रांजेक्शन प्रोविजन है वो पूरा आराम से कर लेंगे अपन, ठीक है। आज के लिए इस लेक्चर के लिए अभी काफ़ी करते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।